हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में नगरों का उद्भव एवं विकास प्रागैतिहासिक काल के पार्ट सेकंड के बारे में। आपने इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका शुरू का जो हिस्सा है वो पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नील घाटी में विकसित नगरों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में नील नदी की उपजाऊ घाटी में मेसोपोटामिया के समानांतर ही नगरों का विकास होता रहा। यानी कि मेसोपोटामिया में भी नगरों का विकास हो रहा था और नील नदी की जो घाटी थी उसमें भी नगरों का विकास जो है उसके समानांतर ही चल रहा था। घाटी के दोनों ओर शुष्क मरुस्थल के कारण नगरों का विकास मेसोपोटामिया की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में हुआ। क्योंकि घाटी के दोनों ओर मरुस्थलीय भाग था, इसलिए नगरों का जो विस्तार जो है वो मेसोपोटामिया के अनुसार नहीं हो पाया। यहाँ के नगरों का आकार बहुत छोटा होने के कारण नगरीकरण का स्तर भी अपेक्षाकृत निम्न था। इन नगरों के अवशेष के रूप में मात्र पिरामिड ही पाए जाते हैं, अतः इस युग को पिरामिड युग भी कहा जाता है। अभी भी अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको नील नदी के घाटी के आसपास बहुत सारे छोटे और बड़े पिरामिड देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको पिरामिड युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से मेम्फिस, हेलियोपोलिस, नेखेब, एल्काब, थेबस आदि नगरों का विकास हुआ। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नील घाटी के आसपास नगर जो है विकसित हुए, उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। स्लाइड के दूसरे हिस्से में पिरामिड को दर्शाया गया है। गत वर्ष मुझे भी यहाँ जाने का अवसर मिला था, उसी समय की ये फोटो जो है खींची हुई है। ये फोटो भी उसी समय की ली हुई है। गत वर्ष में पिरामिड के क्षेत्र में गया था। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नील घाटी के क्षेत्र में नगरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। मेम्फिस नगर को यहाँ की राजधानी भी बनाया गया था। मेम्फिस के जो अवशेष है अभी भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मेम्फिस एवं थेबस विश्व के प्राचीनतम नगरों में से हैं। इनकी स्थापना संभवतः 3100 ईसा पूर्व के लगभग हो चुकी थी। यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री शीघ्र नष्ट होने वाली थी, अतः वर्तमान में इनके कुछ अवशेष मात्र ही दिखाई देते हैं। यानी कि जो भवन निर्माण सामग्री थी उसमें ज्यादातर कच्ची ईंटें और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से वो लगभग नष्ट हो चुके हैं और उनके कुछ अवशेष मात्र ही क्षेत्र में दिखलाई पड़ते हैं। मिस्र में पुराने शासकों के मृत शरीर को ममी के रूप में रखने की परंपरा भी रही है। अभी भी वहां हजारों की संख्या में इन शासकों की ममी म्यूजियम में मौजूद है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो पुराने शासक है उनकी ममी म्यूजियम में किस प्रकार से वहां पर वो लोग रखते हैं। इस स्लाइड में जो मेम्फिस है उसकी फोटो को दिखलाया गया है। अभी भी मेम्फिस जो शहर है प्राचीन, उसके अवशेष वहां पर देखने को मिल जाएंगे और ये फोटो भी मैंने उसी समय वहां से ली थी। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी के नगरों में किस प्रकार का विकास हुआ। सिंधु घाटी के नगरों का नियोजन अन्य नगरों की अपेक्षा काफी विकसित था। यानी कि यहाँ पर जो नगर नियोजन की जो प्लानिंग थी वो दूसरे नगरों की अपेक्षा वेल प्लान्ड थी, ऐसा हम कह सकते हैं। इस समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे।
यह दोनों नगर 252 ईसा पूर्व तक राजधानी नगरों के रूप में स्थापित हो चुके थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर 660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। भवन निर्माण के लिए यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो नील नदी घाटी का जो क्षेत्र था वहां पर भवन निर्माण में कच्ची ईंटें और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जबकि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के दाहिनी तट पर लगभग 2500 ईसा पूर्व में बस चुका था। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मील था। यहाँ विशाल स्नानागार के प्रमाण भी मिले हैं। नगर में जल प्रवाह एवं नालियों का सुचारू प्रबंध हुआ करता था। यहाँ पर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अलावा धोलावीरा, आलमगीरपुर, कुणाल, रोपड़, बनावली, लोथल एवं कालीमंगा नगरों के प्रमाण भी मिले हैं। इनमें से अधिकांश नगर बाढ़ तथा जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाओं के परिणाम स्वरूप लगभग नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा की जो मानचित्र में स्थिति। ये कुछ अवशेष भी हम देख सकते हैं। अन्य क्षेत्र लगभग 2000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चीन तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई नगरों का जन्म हुआ। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नगरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण व्यापारिक गतिविधियों हेतु अनुकूल भौगोलिक स्थिति का उपलब्ध होना था। यहाँ पर मुख्य रूप से मिलोस द्वीप पर फाइलाकोपी, लिवेंट तट जो कि वर्तमान में इजराइल, लेबनान एवं सीरिया तट का हिस्सा है, पर बिब्लोन आदि नगरों का विकास हुआ। यूरोप के प्राचीनतम नगरों का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। इसमें मुख्य रूप से टायर, सिडोन, यूगरित नगर प्रमुख हैं। इन सभी नगरों का जन्म समुद्री व्यापार के कारण हुआ माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व में चीन में प्रथम नगरों का जन्म वहांगो नदी एवं उसकी सहायक व्यूह घाटियों में भी हो चुका था। मध्य वांगू घाटी में चीन का प्राचीन नगर सांग वर्तमान में आन्यांग के स्थान पर स्थित था। आन्यांग विश्व का चतुर्थ उत्तम नगर माना जाता था। इस प्रकार चीन में यांगटिसिक्यांग घाटी में लोयांग, चंगान आदि नगरों का जन्म हो चुका था। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन के अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन समय में नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। इसी प्रकार भारत में हस्तिनापुर, द्वारका, तक्षशिला, कौशल इत्यादि नगरों के नाम भी मुख्य हैं। इनके अलावा भारत में कैथल, जिंद, लोनी, देवबंद, पलवल आदि नगरों की स्थापना भी उस समय हो चुकी थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्राचीन समय में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ और पुरातत्व विभाग की खुदाई में इस तरह के प्रमाण अभी भी देखने को मिले हैं। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के नगरों की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या रहीं। इस काल में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पीने के लिए शुद्ध जल, सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता, बाढ़ से सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण थे। अगर इसी बात को हम एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि पीने के लिए पानी और सुरक्षा जो है दो महत्वपूर्ण तत्व उस समय हुआ करते थे। लगभग सभी नगरों की आकारिकी में पूजा स्थल का महत्वपूर्ण स्थान होता था, यानी कि नगर का जो अंदर का जो भाग था जिसमें
जिसको हम मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो पूजा स्थल है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। अधिकांश नगरों का आकार एवं विस्तार सीमित क्षेत्र में था तथा अधिकांश नगरों की जनसंख्या 5,000 से 20,000 के मध्य ही हुआ करती थी। इस समय नगरीकरण की मात्रा एवं प्रसार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, यानी कि जो नगरीकरण या जो प्रसार था उसकी गति काफी धीमी थी। उसका ये एक कारण ये भी था कि जनसंख्या भी उस समय बहुत कम हुआ करती थी। नगरों में सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियां भी संचालित होती थी। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि नगरों में ज्यादातर जो मुख्य गतिविधियां हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, वो नगरों में ही संचालित होती थी और पूर्व में भी ये सब गतिविधियां नगरों में ही मुख्य रूप से संचालित हुआ करती थी। नगरों में सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से शिल्पकार, कृषक, योद्धा, 3 प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण लोगों का भी एक वर्ग था। यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण वर्ग तो थे ही, लेकिन इसके अलावा एक वर्ग और भी था जो अपना प्रभाव रखते थे। प्राकृतिक आपदाओं एवं आक्रमण से सुरक्षा हेतु नगर के बाहर परकोटे एवं खाई बनाई जाती थी, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और जो प्राकृतिक आपदाएं, उसमें कोई बाढ़ आ जाए और दूसरी कोई घटना घटित हो जाए, उससे बचने के लिए चारों ओर खाई भी बनाई जाती थी। भवन निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी एवं कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के नियोजित नगरों के अन्य क्षेत्रों में नगरों का प्रतिरूप एवं विन्यास अनियमित था, यानी कि उसका जो विन्यास था उसमें कोई निश्चित पैटर्न जो है वो नहीं देखने को मिलता था। भूमध्य सागरीय नगरों को छोड़कर अन्य सभी नगरों में कृषक जनसंख्या की अधिकता थी, यानी कि जो भूमध्य सागर के अलावा जो भी नगर विकसित हुए उनमें कृषि कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या की अधिकता मिलती थी। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।